हाँ तो म्यूट कर दो। अब एक बार देखो माइक में बच्चों से बुलवा कर देखो। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों? सुन पा रहे हो क्या? यस सर। तो फिर सब बच्चों ने कल घर पे जाके फिर एनसीईआरटी पढ़ा? यस सर। समझ में आ रही थी बातें? आसान लग रहा था बिल्कुल? यस सर। चलो, यदि कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, तब तक जो है स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बच्चे, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं सर नीट में? इस चैप्टर से नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन तो आए जाते हैं, लेकिन इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ सर। 2020 में देखो ट्रेंड चेंज होता है ना, उसका एग्जांपल है ये कि प्रीवियस ईयर में देखोगे तो लगभग 2 क्वेश्चन का एवरेज ट्रेंड चल रहा था, लेकिन इस साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे यदि मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर से लगभग 3-4 क्वेश्चन आते थे हर साल। इस साल में यदि बात करूं तो उस चैप्टर से भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए, वो भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में भी आप पढ़ते हो उन चीजों को। तो ना ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है, मतलब अनप्रेडिक्टेड सा पेपर आया था, बहुत इजी, और जो टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उनमें से कई क्वेश्चन कम हो गए, जिनका वेटेज कम है उनसे क्वेश्चन ज्यादा हो गए। लाइक तुमने वो चैप्टर सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला? यस सर। उसके अंदर बीटी कॉटन वाला जो पॉइंट है टॉपिक, उसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ गए थे। सोचो, तो वेटेज तो बहुत कम है उस चैप्टर का। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 क्वेश्चन आ गए थे बीटी कॉटन पे। तो इस तरीके से ना ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है। हमें तो एकदम फुल प्रूफ तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपेयर ऐसे करना पड़ेगा ना कि अपने को हर कुछ आना चाहिए, एग्जामिनर फिर जो मर्जी पड़े पूछ ले। तो किसी भी पॉइंट को ना, अब जैसे मान लो वेटेज देने की बात है कि इस चैप्टर को कितना वेटेज दें। यदि 2020 को देख करके वेटेज दोगे तो 0 वेटेज दे दो, लेकिन उसके पहले सालों के पेपर को देखोगे तो 2 क्वेश्चन काफी बड़ा पार्ट हो गया। 2 क्वेश्चन करने के लिए तो हमें मतलब काफी मैटर करेगा हमारे मार्क्स में। तो इसीलिए ना एनसीईआरटी में जो चीजें दी है वो सारा का सारा 100% करना है, उसमें वीक नहीं छोड़ना है कहीं पे। सर 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 एमटीजी फिंगर टिप कैसे है बायो के लिए? बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है एमटीजी वाली। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है ना वो जरूर से सॉल्व करो। यस यदि सर। किसी बच्चे ने नहीं की होगी ना तो मैं तुमको एडवाइस करता हूँ कि करो उस बुक को, ठीक है? यस सर। डेफिनेटली। हाँ, अच्छा कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे अदर बुक्स भी कर रहे होंगे, कुछ के पास ना दूसरी कोई भी बुक होगी, हो सकता है जीआरपी की बुक हो, कोई दिनेश पब्लिकेशन की बुक कर रहा हो, या कहीं के मॉड्यूल्स कर रहे हो या नोट्स कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जब तुम उन बुक्स को करोगे ना तो कई बार तुम्हारे मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे ये तो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में है नहीं, या ये टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में है नहीं, हमारी किताब बेकार है, कैसे हम करें कि ना करें। तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे मन में बहुत कॉमन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होना ना ये थोड़ा सा मुश्किल सी कम बुक है। और नॉर्मली जो हम प्रैक्टिस करते हैं उनमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो बाहर से आते हैं। इवन एमटीजी वाली बुक भी करोगे ना बच्चों, तो उसमें यस सर। कि 100 में से 4-5 क्वेश्चन उसमें भी ऐसे हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। तो उस केस में ध्यान रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं, करना है उन क्वेश्चंस को। मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखो ज्यादा पढ़ने से ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा पढ़ के आप ब्रेन में कहीं एकोमोडेट नहीं हो रहा ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऐसा नहीं होता। ज्यादा पढ़ने से कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। यानी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे ना तो नुकसान कुछ नहीं होगा, उससे तुमको बेनिफिट मिल सकता है। किस केस में? यदि पेपर टफ आता है तो उस केस में, ठीक है ना? तो अपने आप को प्रिपेयर करो। यदि कोई क्वेश्चन रैंडमली सामने आता है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, या तुम्हारे मान लो मैंने जो पढ़ाया मैंने सारी दुनिया की क्वेश्चंस तो मैंने नहीं दे दी है कि अच्छा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा या कोई इससे बाहर, सपोज उसके बाद भी तुम्हें किसी ने क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन जो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, अब वहां पर क्या होता है, वहां पे 2 मेंटेलिटी के बच्चे होते हैं। एक बच्चा बोलता है कि ना कि अरे ये तो पढ़ाया नहीं, काम का नहीं है, छोड़ दो, देखते भी नहीं है क्वेश्चन को, दे नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हेलो सर। लेकिन हेलो वही, सर। हाँ बच्चे, लेकिन वही किसी का माइक किसी के माइक से आवाज आ रहा है सर। माइक अभी अभी ना सभी बच्चे ना अपना माइक जो है वो म्यूट कर लो,
और जो भी आपको पूछना है ना तो वो उसमें चैट वाले में मुझे मैसेज कर दो। जैसे भी एक बच्चे ने पूछा डॉक्टर अली की बुक कैसी रहेगी, ठीक है, डॉक्टर अली वाली बुक भी अच्छी रहेगी। तो कोई भी बुक तुम करोगे ना या रैंडमली भी कहीं पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जरूर से मिल सकते हैं जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया हो या एनसीईआरटी में नहीं हो। तो दो टाइप के स्टूडेंट, एक तो उसको बिल्कुल सोचते भी नहीं है, दूसरे जो है वो क्या पढ़ लेते हैं, जबरदस्ती पीछे नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आ गया तो सीख लेना है, सीख लेना है और जाने देना है, उसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना, बट इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो तुम सीख रहे हो आज कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ सकता है, कहीं कंसेप्ट बनाने में काम आ सकता है, कहीं पे एक एक्स्ट्रा बात जानते रहोगे। दो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एक बच्चे को वही पता है जो एनसीईआरटी में, एक प्रैक्टिस करते टाइम या कहीं से उसने दो चार बातें एक्स्ट्रा सीख ली है, तो जो एक्स्ट्रा सीख लिए वो हमेशा आगे रहेगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो बुक कोई भी कर सकते हो। सर हाँ बच्चे, सर ग्रोथ को मतलब जीव का डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते ना, खाली इंटरनल ग्रोथ को ही मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। ये सर एनसीईआरटी में दिया था तो सर डाउट हो रहा था तो इसलिए। हाँ नहीं बिल्कुल सही, कल हमने ये तो पढ़ा था कि ग्रोथ जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, अभिलक्षण तो है, लेकिन उसे हम विशिष्ट फीचर नहीं मानेंगे, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर विल यू प्रोवाइड नोट्स टू अस। देखो बच्चों, आपके ऐप के साथ में ना दिशा पब्लिकेशन का बहुत सारा मटेरियल जो है ना वो उस पे है और उसे आप यूज कर सकते हो, अच्छा मटेरियल। बाकी जहाँ तक नोट्स की बात हुई तो नोट्स ना खुद से प्रिपेयर करना होता है। नोट्स नथिंग लाइक कि किसी ने हमको लिख करके दे दिया और वो हमारे काम का है। दूसरे के दिए हुए नोट्स जो होते हैं ना जहर होता है, समझ लो। यदि तुम किसी और का नोट्स पढ़ो तो जहर है तुम्हारे लिए। नोट्स कौन सा काम का होता है? जो खुद से बनाया हुआ, यानी जब तुम या क्लास में पढ़ रहे हो या फिर सपोज तुमने घर पे खुद से पढ़ते टाइम जो है वो जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखा सही से, वो नोट्स बनाए, वो काम का है तुम्हारे लिए। कोशिश करो कि अपने नोट्स खुद बनाए। जब हम पहली बार चीज को पढ़ते हैं ना तब हम बहुत डेप्थ में जाके और डिटेल में पढ़ते हैं, तो जब डिटेल में पढ़ रहे हो ना उसी टाइम पे जब तुम चीजों को लिख करके और पॉइंट वाइज पढ़ोगे ना तो वो तुम्हारे काम आ जाएगा। और बेसिकली करना क्या होगा, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, क्लास में पढ़ा वो तो बहुत सारा है ही, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी और उसमें जहां पर भी तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट लगा उनके रिलेटेड, उन एक्स्ट्रा पॉइंट को मेंशन कर लिया एनसीईआरटी की बुक में ही, या तो बुक में ही मेंशन कर लो या तो फिर अलग से कॉपी लेकर के उसमें लिखो और उसके अंदर मेंशन करो। एक जगह पर वो सारी चीजें जरूरी होनी चाहिए जो एग्जाम में तुम्हारे काम आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बुक जो है वो यदि पूछ रहे हो तो एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स जो है वो एक बहुत अच्छी बुक है। कोई बच्चा मुझे पूछ रहा है कि कौन सी बुक सॉल्व करें, यदि एक बुक जो मेरे रिकमेंडेशन पे यदि तुम जाते हो तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। क्यों? क्योंकि वो उसका मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। जब तुम वो बुक करोगे ना तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि तुम्हारा एनसीईआरटी पे ग्रिप कितना है, ठीक है। और उसके अंदर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग है, बहुत इजी से इजी क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को ये बातें? तो ये नॉर्मल पढ़ना कैसे है उसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो बताए। और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आगे बढ़े क्या? करें कंटिन्यू? यस सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन करना था। हाँ हाँ बोलो ना बच्चे। सर वो बायोलॉजी का ऐप में जो बुक्स दिए मतलब सारे क्वेश्चन है तो वो भी डेली सॉल्व करना है क्या, जैसे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद? देखो क्या होता है ना कि यदि तुम टॉपिक वाइज, क्योंकि अभी एक दिन में थोड़ा टॉपिक पढ़ोगे, 2 दिन में चैप्टर थोड़ा और होगा, 3 दिन में आधा चैप्टर हो जाएगा, फिर इस तरीके से चैप्टर चलेगा। तो यदि तुम फिल्टर करके कर पाते हो कि सपोज सीक्वेंस में अरेंज नहीं है क्वेश्चन, फिल्टर करके कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ने दो,
थोड़ा सा पढ़ने दो अभी, कि जैसे तुमको लगेगा कि चैप्टर जो है वो अब लगभग होने वाला है या इतना हो गया है कि अब मेरे को क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं, तो फिर स्टार्ट कर। थोड़ा सा बैक चलता है, ठीक है। जैसे 2-3 लेक्चर हो गए इधर, 3-4 लेक्चर हो गए, तो फिर उसके बाद में तुमने करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। नॉर्मली नॉर्मली जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे लेक्चर्स क्या होंगे, जैसे फर्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत स्लो होगा, इंट्रोडक्टरी वाला जो लेक्चर होता है ना वो रिलेटिवली स्लो होगा, फिर 2-3 लेक्चर में ही पेस जो है वो बढ़ जाएगी, फिर तुमको मतलब बहुत जल्दी से टॉपिक जो है वो होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। राहुल बच्चे, वॉइस जो है यदि उसमें आपको कहीं पे दिक्कत लग रही है तो जरूर से एक बार अपना इंटरनेट जो है उसको चेक करो, उसमें कहीं पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो तो फिर हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो एक बार मैं आपको क्विकली समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिविंग क्या होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस चलती है, मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर, कॉन्शियसनेस होती है उसके अंदर, ठीक है, और वो इस नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन हमने पढ़ा था कि लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने के लिए जो फीचर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अभिलक्षण, सजीवों के अभिलक्षण। बट उस अभिलक्षण में कहीं ना कहीं हमें कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस जो है वो मिलते हैं, कुछ फीचर्स में हमें एक्सेप्शंस जो है वो कॉमनली देखने को मिल जाता है, किसमें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। अपवाद हो भी सकते हैं, अपवाद नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डिफाइनिंग फीचर्स की, विशिष्ट लक्षण की, तो विशिष्ट लक्षण वो होते हैं जो सभी सजीवों में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं सभी लिविंग्स में, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उसके अंदर वो एब्सेंट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिफाइनिंग फीचर या विशिष्ट लक्षण बोलते हैं। हमने कुछ लिस्ट पढ़ी थी, उस लिस्ट में कुछ फीचर्स के रिलेटेड हमने देखा था कि ये डिफाइनिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमने उसमें पहला एग्जांपल जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो ले लिया था ग्रोथ, कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग था और ग्रोथ जो है उसको हमने डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला था। अब मेरा क्वेश्चन है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्वसंगठन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आंसर दो, यस और नो। Is self-organization a defining feature of a living organism? Yes or no? Yes. Yes, sir. क्या सभी बच्चे Yes, sir. सभी यस बोल रहे क्या? क्या एनसीईआरटी में पढ़ा क्या? क्या एनसीईआरटी में पढ़ा ये लाइन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? अपना लॉजिक भी लगा पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड। देखो दो चीजें Yes, sir. पढ़ा होगा तो तुम्हें पता पड़ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन कहां से ये पूछा, ये चेक करने के लिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन यदि नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट जो सीखा था उसे अप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसीलिए हम कंसेप्चुअली पढ़ते हैं कि बाय चांस यदि एनसीईआरटी की कोई लाइन आप मिस कर रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये सेम सेल्फ रेगुलेशन भी क्या है बच्चों? होमियोस्टेसिस है, वो भी क्या हो, वो भी डिफाइनिंग फीचर होगा। ऐसे ही एक और भी चीज, सेल्फ डुप्लीकेशन, ये भी पढ़ा है एनसीईआरटी में। सेल्फ डुप्लीकेशन या सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद को कॉपी करना, खुद का नंबर बढ़ाना, क्या ये भी लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होगा कि नहीं होगा? यस, आराम से सोच के बताओ। यस बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे। अपनी कॉपी बनाना सेल्फ डुप्लीकेशन डिफाइनिंग फीचर होगा कि नहीं होगा? कौन इतना जोर से चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं? जितने भी आसपास बच्चे जो है वो चिल्ला रहे हैं उन्हें वो म्यूट कर लो अपने माइक, ठीक है। इसलिए बोला कमेंट में जो है वो मैसेज कर दो। इसमें से अभी एक बच्चा जो है मानसी जो है वो बोल रही है कि नो सर, क्योंकि डुप्लीकेशन नॉन लिविंग में भी हो सकता है शायद।
देखो जो बच्चे नो बोल रहे हैं ना कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, जो नो बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। सेल्फ डुप्लीकेशन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। सेल्फ डुप्लीकेशन जो है वो विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है कि सेल्फ डुप्लीकेशन जो है वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन को ही तो बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बना रहा है, इट मींस व्हाट? इसका मतलब जनन कर रहा है वो। सेल्फ डुप्लीकेशन इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन, अपने जैसे बच्चे पैदा करने की पावर जो है उसको ये हम क्या बोलेंगे? सेल्फ डुप्लीकेशन बोलेंगे। तो सेल्फ डुप्लीकेशन सब में होता है क्या? नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर जनन नहीं होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या वो लिविंग है तो है। क्यों? क्योंकि बाकी फीचर्स उनके अंदर है, डिफाइनिंग फीचर है। आई बात समझ में? तो प्रियंका, जो लिविंग होते हैं, जो सजीव हैं, वो सारे के सारे सजीव में जनन हो ऐसा जरूरी नहीं। सबके सब अपने आप को, सेल्फ डुप्लीकेशन का मतलब स्व प्रतिकृति बनाना, अपनी प्रतिकृति बनाना। ठीक है, तो स्व प्रतिकृति जो है वो सारे के सारे जीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और यदि कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर नॉन लिविंग जो है, मानसी ने बोला था, क्योंकि नॉन लिविंग जो है उनमें भी डुप्लीकेशन हो सकता है, वो अपनी कॉपी बना सकते हैं। नहीं मानसी, कोई भी नॉन लिविंग चीज ऐसी नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता है कि तुमने अपने बैग के अंदर एक किताब रखी थी और जब बाद में खोला तो किताब को अच्छा साफ कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो अपनी कॉपी नहीं बनाता है। कॉपी बनाने का मतलब अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, वो नहीं करता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। स्व प्रतिकृति सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसलिए पूछा ताकि तुम्हें पता पड़े कि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उस टाइम पर एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये चीज आपको ध्यान रखनी थी कि क्या जो भी पॉइंट्स उसने दिए हैं वो विशिष्ट लक्षण है कि नहीं। ठीक है, मेरा पार्ट खत्म हो गया। साउंड अच्छे से नहीं आ रहा। क्या बच्चे? हेलो सर, हाँ बच्चे, साउंड अच्छे से नहीं आ रहा। बच्चे तुम्हारी साउंड आवाज, अच्छे से नहीं आ रहा। बच्चे तुम मैसेज कर दो इस चैट बॉक्स में, तुम्हारी आवाज। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर कौन सा लिविंग अपनी कॉपी नहीं बनाता है? जैसे खच्चर है, म्यूल। म्यूल स्टेराइल होता है। खच्चर जो है वो क्या होता है? स्टेराइल होता है, जनन करने की क्षमता नहीं होती, तो अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा। कोई जीव ऐसा है जिसमें जनन करने की क्षमता है, तब भी विल पे डिपेंड कर रहा है। इंसानों में किसी ने शादी नहीं की, कॉपी नहीं बनाई। ठीक है, तो ऐसा इंडिविजुअल को थोड़ी बोल देंगे कि नहीं वो नॉन लिविंग है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन, जनन। रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है बच्चों? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें हम देखते हैं कि कोई जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है। It is the process in which an organism gives rise to young one similar to itself. ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे कि जनन क्या होता है? बच्चे पैदा करना ही जनन होता है। क्या गैमीट प्रोड्यूस करना जनन होता है क्या? युग्मक बनाना जनन है क्या? नहीं, युग्मक बनाना जनन का एक पार्ट है। कई बार बच्चे जो इस जनन का मतलब रॉन्ग मीनिंग भी ले लेते हैं। उनको लगता है कि किसी का स्पर्म बन रहा है वो जनन है, किसी में एग बन रहा है वो जनन है। नहीं, जनन का मतलब वो सारी प्रोसेस आ जाएगी जिसके अंदर कोई जीव जो है वो अपने जैसी संतति बना रहा है, चाहे वो गैमेट के थ्रू बनाए चाहे विदाउट गैमेट बनाए। जनन की डेफिनेशन सबको आती है बच्चों, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, जिनको भी नहीं आती वो जरूर से नोट करना। नोट्स ऐसे ही बनाते हैं, नोट्स बनाते हो ना जब पहली बार में, तो चीजें जो वो आनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन it is the process, क्या fundamental process बोल दूं? Process by which organisms give rise to offspring similar to themselves. It is the process by which
and organisms give rise to offspring similar to themselves. ठीक है बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? जनन कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है? जिनको हिंदी में लिखना है बच्चों, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में बोलते हैं जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे कि दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब आखिर क्या होता है, डिफरेंसेस की यदि बात करें तो आपके माइंड में बहुत सारे डिफरेंस होंगे। अभी मैं पूछना स्टार्ट करूंगा तो 10 अलग अलग डिफरेंस जो है वो आ जाएंगे आप लोगों के सामने। बट क्या कोई एक डिफरेंस बता सकता है जो बेसिस है, जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है? यदि आपको कोई परिभाषा है कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, तो परिभाषा में आप क्या बताओगे? अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है? Sexual reproduction is fusion of gamete, male and female gamete. गैमेट प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यस, वेरी गुड। जो बच्चा बोल रहा है कि हाँ बिना तो देखो, वेरी गुड बच्चे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, गैमीट का निर्माण नहीं होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट का निर्माण होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं गैमीट फ्यूजन की बात, कि जिनके अंदर गैमीट का फ्यूजन हो जाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चा ऐसा बोलना चाह रहा है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बोलेंगे ऐसा जनन जिसमें पैतृक के बिल्कुल समान, पेरेंट के बिल्कुल जैसी ही बच्चे पैदा होते हैं वो एसेक्सुअल है, जिसमें डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट या डिफाइनिंग जो कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हम इसे बोलते हैं, वो जो सबसे पहले एक बच्चे ने अभी आंसर दिया था क्या, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि गैमीट फ्यूजन एब्सेंट होता है, युग्मक संलयन, विदाउट गैमीट फ्यूजन बच्चे का निर्माण यदि होगा, विदाउट गैमीट फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें कोई पूछेगा ना कि अलैंगिक जनन क्या होता है तो बाकी सारी बातें बाद में बोलना, सबसे पहले क्या बोलना, सबसे पहले बोलना अलैंगिक जनन वह है जिसमें बिना युग्मकों के संलयन के, बिना गैमीट के फ्यूजन के संतति या ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन टेक यस यस, विद गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फ्यूजन, गैमीट फ्यूजन। हाँ गैमीट फ्यूजन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हो? गैमीट फ्यूजन को क्या बोलते हो? Fertilization. फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हिंदी में निषेचन, हिंदी में निषेचन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मेन डिफरेंस हो गया। बाकी अदर डिफरेंसेस एक बार वापस से बता रहा हूं, क्विकली सुन लो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, टाइम टेकिंग मेथड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोजेनी बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसी होती है, जेनेटिकली भी मतलब स्ट्रक्चरली भी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे जो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा है 100% या आपस में क्लोन या रेमिट, क्लोन या रेमिट। वेरी गुड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर डिफरेंसेस है। बच्चे अपने माइक को म्यूट रखें और आंसर जो है वो टाइप करके माइक म्यूट कर दो, बहुत शोर आ रहा है ना? ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस। अब कुछ टाइप्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिए, हालांकि ये चैप्टर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से हैं जो आपने
पढ़े हैं छोटी क्लासेस के अंदर भी इवन। कौन कौन से टाइप है? एक होता है बाइनरी फिजन, इनके बारे में डिटेल में अभी जाने की तो जरूरत नहीं है, सबको पता है बाइनरी फिजन क्या होता है। द्विविखंडन बोलते हैं हिंदी में, बाइनरी फिजन को द्विविखंडन बोलते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जीव जो है वो क्या करता है, वो डिवाइड हो जाता है सीधे दो संतति के अंदर, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और वो दो संतति के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, ऐसा ही एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल बता दो, बाइनरी फिजन का कोई एग्जांपल जानते हो क्या? अमीबा। अमीबा। बैक्टीरिया में भी होता है क्या? यस, बैक्टीरिया में भी होता है, ग्लीना में भी होता है। वेरी गुड। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम बिल्कुल सही। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल बता दो। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, यस वेरी गुड। प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है, जहां पर एक सेल डिवाइड होकर के बहुत सारे स्पोरोजोइट्स वगैरह बनाते हैं। तो मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा। क्या अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है? आई थिंक नो सर। अमीबा में जब वो सिस्ट वगैरह फॉर्मेशन करता है तो सिस्ट जब उस टाइम पर मल्टीपल फिजन उसमें भी होता है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन हिंदी में बोलते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली हम देखते हैं फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म में, कोई फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, वो बीच में से टूट जाए और दो नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए, उससे दो नए जीव बन जाए, तो उसे क्या बोल देते हैं? फ्रेगमेंटेशन या खंडन बोल देते हैं। फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में होता है। देखो, प्लेनेरिया में हम फ्रेगमेंटेशन टर्म यूज करना प्रीफर नहीं करते हैं। प्लेनेरिया में हम रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया में हम रीजनरेशन या पुनरुद्भवन टर्म यूज करते हैं। खंडन या स्पाइरोगायरम यूज करते हो, स्पाइरोगायरम में यूज करते हो, या फिर फंजाई जो है उनके लिए यूज करते हैं, कवक जो है उनके लिए यूज करते हैं खंडन टर्म, फ्रेगमेंटेशन। और इवन जो मॉसेस हैं, मॉसेस के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज, नाम सुना होगा शायद तुमने, प्रोटोनिमा स्टेज ऑफ मॉस, उसके अंदर भी होता है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। रीजनरेशन भी अभी आ गया सामने, क्योंकि किसी बच्चे ने प्लेनेरिया का एग्जांपल दे दिया। रीजनरेशन, क्या हमारे अंदर भी रीजनरेशन होता है क्या? क्या हमारे अंदर भी रीजनरेशन होता है क्या? बोलो। नो सर। नो सर। होता है रीजनरेशन, तो बहुत सारे एनिमल में होता है रीजनरेशन का मतलब, जैसे हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लगा, कोई ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया, लिवर हाईली रीजनरेबल ऑर्गन है, लिवर को यदि थोड़ा सा कट कर दिया तो क्या होगा? वो लिवर अपने आप को रीजनरेट करेगा। Regenerate is not only the method of reproduction. Regeneration is a general process of healing or repairing the body part. Regeneration का जो मेन एक्चुअल पर्पस है बच्चों, वो अपने बॉडी पार्ट को रिपेयर करने का है। और वो पावर लगभग जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर हमको देखने के लिए मिलती है, जिनमें जो मल्टी सेलुलर टाइप के हैं। कुछ सेल डेड हो जाएंगी तो वो अपने आप को रीजनरेट करेगा, रिपेयर करेगा। बट ध्यान रखना, पुनरुद्भवन की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनना। बट कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये जो अपने अंगों को डेवलप करने की पावर है, ये इतनी भयानक पावर हो गई कि यदि उस पूरे जीव को ही टुकड़े में कट कर दिया तो क्या होगा? तो वो दोनों टुकड़े अपने पूरी बॉडी को ही डेवलप कर लेंगे। यानी पुनरुद्भवन तो सब में, बहुत सारे जीवों में देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जीवों में वो पुनरुद्भवन की पावर जो है वो बहुत भयानक है। इतनी भयानक कि वो अपनी पूरी बॉडी को ही डेवलप कर लेता है। तो हमने बोला कि ऐसा जो रीजनरेशन है, ऐसा जो पुनरुद्भवन है, वो एक जनन का मेथड है। आई बात समझ में? तो ये जो स्पेसिफिक टाइप हुआ रीजनरेशन का, उसको हम क्या बोल देते हैं? इसके लिए फिर अब डिफरेंशिएट कर देता हूं कि तुमने तो देखा, सर ने तो रीजनरेशन सब में ही बोल दिया, तो फिर क्या जिनके अंदर रीजनरेशन से, पुनरुद्भवन से नया जीव बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हमने एक नया टर्म ले लिया बच्चों। नया टर्म क्या है? वो
वो है ट्रू रीजनरेशन। हमारे रीजनरेशन में और प्लेनेरिया के रीजनरेशन में डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया, क्या बोल के कि प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन है, हाइड्रा में ट्रू रीजनरेशन है, इवन स्टारफिश जो है उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन है, हमारे अंदर नहीं है। यस बच्चे, स्टारफिश, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं मॉर्फोलैक्सिस। ट्रू रीजनरेशन के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होता है वो होता है मॉर्फोलैक्सिस। तो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए, पुनरुद्भवन जो है वो क्या होता है। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर फ्रेगमेंटेशन को फिर बताओ। अब उसको कंफ्यूजन हो गया, अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो गया कि आखिर डिफरेंस क्या है। फ्रेगमेंटेशन में भी तो ये हुआ कि बॉडी टूट गई, टूट के उससे नया जीव बन गया। रीजनरेशन में भी क्या हुआ, बॉडी टूट गई, टूट के नया जीव बन गया। आखिर डिफरेंस क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, इंटरनेट पे भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। मैं बताता हूं, कई बार तो टर्म यूज कर लेते हैं, कई बार तुम कहीं पढ़ रहे होगे ना XYZ जगह पे, अनऑथेंटिक जगह पे, तो वहां पे प्लेनेरिया को भी बोल देंगे कि प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन हो गया। कुछ बच्चे ने अभी फ्रेगमेंटेशन में प्लेनेरिया का एग्जांपल दे दिया था, कहीं पढ़ लोगे ना, मिल सकता है ऐसा लिखा हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेसिक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ध्यान देना। फ्रेगमेंटेशन की बात जिन भी जीवों में कर रहे हैं, खंडन की बात जिन भी जीवों में हम कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर उनकी बॉडी में देखते हैं सारी सेल एक जैसी है। पायरोगैरा फिलामेंटस है, जैसा ये सेल है वैसा ही दूसरा सेल है, वैसा ही तीसरा सेल है, वैसा ही चौथा सेल है, वैसा ही पांचवा सेल है। क्या अंग वगैरह है क्या उनके अंदर? नहीं। डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं है, डिफरेंट टिश्यूज नहीं है। ऐसे ही हमने बात की फंजाई की, तो कवकों में भी क्या देखा, सारी की सारी सेल एक जैसी फिलामेंटस जैसे हैं। ऐसे ही हमने मॉस के अंदर भी प्रोटोनिमा में देखा। तो यदि ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स नहीं है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड टाइप का ऑर्गेनिज्म नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल प्रकार का जीव है यदि, और धागे के समान है, थ्रेड के समान है, और वो टूट जाए, खुद से भी टूट सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं ही जाके तोड़ूंगा, खुद से भी टूट सकता है। बीच में से एक सेल डेड होने लग गई, वहां से खुद से टूट गया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ गई फ्रेगमेंटेशन में, कि अंग जो है वो नहीं होंगे, या टिश्यूज जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगा। दूसरा चीज सामने में आया कि खुद से ऑटोमेटिकली वो टूट करके दो जीव में कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। बट रीजनरेशन में ध्यान रखना, रीजनरेशन खुद से नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक प्लेनेरिया जा रहा था, मन हुआ कि बच्चा पैदा कर लेते, बीच में टूट गया और बच्चा हो गया, नहीं नहीं, खुद से नहीं कर पाता है। हाइड्रा खुद से ऐसा नहीं होगा कि बीच से टूट गया और दो ऑफस्प्रिंग बन गए। रीजनरेशन नॉर्मली खुद से नहीं होता है। तब कैसे होता है? तब होता है एक्सीडेंटली। प्लेनेरिया जा रहा था, कोई उसका प्रीडेटर आया, उसने कहा अच्छा प्लेनेरिया जा रहा है, खाऊंगा आज इसको। उसने क्या किया, उस पर झपट्टा मारा, और झपट्टा मारा तो क्या हुआ, उसका कुछ आधा पार्ट जो है वो खा गया, आधा पार्ट छूट गया, या दो टुकड़े होकर के रह गए, या तीन टुकड़े होकर के रह गए। तो अब उन टुकड़ों से क्या होगा, नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। आई बस समझ में? तो वो होता है रीजनरेशन। प्लेनेरिया के लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि प्लेनेरिया इज इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ। प्लेनेरिया इज इमॉर्टल। प्लेनेरिया जो है वो चाकू की धार के नीचे अमर होता है, खुद से नहीं कटता है वो, ऐसा नहीं खुद से टूट जाएगा। यदि हम चाकू से उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर देना, इंपॉर्टेंट क्या है, हर पीस के अंदर वो पूरी लेयर आनी चाहिए टिश्यू की, जिसके अंदर पावर है किसकी, डिफरेंशिएशन की। यानी प्लेनेरिया जो है उसको, यदि ऐसा प्लेनेरिया है मान लो, उसको मैं ना यहां से थोड़ा सा ऐसे कट कर दूं, साइड से कट कर दिया, और तुम सोचोगे ये पार्ट से पूरा प्लेनेरिया बन जाए, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारे टिश्यूज नहीं आ रहे हैं जिससे इसका डेवलपमेंट होता है। तो फिर कैसे कट करना चाहिए इसको इस तरीके से कट करना चाहिए, ट्रांसवर्स। इतना छोटा पीस भी कट किया ना तो भी ये पीस ऊपर की तरफ हेड और नीचे की तरफ टेल बना देगा। आगे बात समझ में? सभी बच्चों को क्लियर हो गई ये बात कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जो धागे की तरह, थ्रेड की तरह है, जबकि रीजनरेशन मोस्टली एनिमल में देखते हैं, जो इनके अंदर ऑर्गन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, वो रीजनरेट करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मल्टीप्लिकेशन तो जनरल चीज है ना, मल्टीप्लिकेशन की तो मेथड है ये। मल्टीपल फिजन हुआ या बाइनरी फिजन हुआ, इनसे ही तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। स्पेशल कुछ बात,
एक बच्चा मानसी बोल रहे हैं कि सर टेल ऑफ लिजार्ड भी रीजनरेट होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो ट्रू रीजनरेशन नहीं है। मैंने डिफरेंस बताया ना अभी, रीजनरेशन में और ट्रू रीजनरेशन में। रीजनरेट तो हमारा लिवर भी कर रहा है, जो पार्ट टूट गया उस पार्ट को डेवलप कर लेना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो है वो नॉर्मल जिस तरीके से रीजनरेशन हो रहा है, लिजार्ड में भी अपने ऑर्गन का रीजनरेशन हो रहा है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट मेथड की बात करें बच्चों, दीपक ने नेक्स्ट मेथड लिख के भेजा, बडिंग। बडिंग इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग में क्या होता है, बडिंग का एग्जाम्पल बताओ तुम लोग, बडिंग का एग्जाम्पल। सर आइडिया। यस बच्चे, हाइड्रा, ईस्ट, क्या स्पॉन्जेस में भी होता है क्या? स्पॉन्जेस में भी होता है क्या बडिंग? बोलो, नहीं पता? पॉरीफेरा के मेंबर में होता है। यस सर। पॉरीफेरा के मेंबर में भी होता है। उन मेंबर में कुछ में इंटरनल बडिंग भी देखने को मिलती है, आंतरिक बडिंग। बडिंग को हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनना, जो बडिंग है उसको बोलते हैं मुकुलन। क्या होता है समझो, हाइड्रा का एग्जांपल लेके समझ लें। इसको इरेज कर देता हूं इधर। देखो बच्चों, ईस्ट की बात करते हैं, पहले ईस्ट की बात कर लेते हैं। ईस्ट में बडिंग कैसे होती है। ये ईस्ट है, इसके अंदर एक वैक्यूल बना दे रहा हूं, और ये है इसका न्यूक्लियस। ईस्ट के बाद सेल वॉल होती है क्या, बताओ? ईस्ट के पास में सेल वॉल होती है क्या? नो सर। पूछा हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नहीं होती है सर। नहीं होती है, नहीं, सोच लो एक बार, ईस्ट में आया हुआ है। देखो बच्चे मुझे ना लिख के भेज रहे हैं कि सर सैलामेंडर में भी रीजनरेशन होता है क्या, कछुआ में भी रीजनरेशन होता है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, रीजनरेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। रीजनरेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन ट्रू रीजनरेशन नहीं होता। ना सैलामेंडर में, ना कछुए में, ना लिजार्ड में, इनमें ट्रू रीजनरेशन नहीं होता है। उनके अंदर रीजनरेशन के द्वारा जनन नहीं हो सकता है, समझे? बडिंग को मुकुलन बोलते हैं बच्चे हिंदी में, मुकुलन। बडिंग को हिंदी में मुकुलन ऐसे लिखेंगे, मुकुलन। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सेल वॉल होती है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेल वॉल नहीं होती है। क्या आपको पता है ईस्ट जो है वो क्या है? ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई। यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो है, लेकिन फंजाई है। फंजाई है, कवक में आता है वो। और कवकों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? होता है। कवक जो है उनके अंदर सेल वॉल होता है। किसका सेल वॉल होता है? काइटिन का। यस, तो ध्यान रखना, यहां पर भी कई बार जब आप डायग्राम देखते हो तो आपको इतना सिंपल सा डायग्राम बना हुआ मिलता है, और इस चक्कर में बच्चे क्या होता है, अपने माइंड में एक नेगेटिव पिक्चर बना लेते हैं कि लग रहा है इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, अलग से सेल वॉल नहीं बनाई। नीट में इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए थे। 3-4 साल पहले की बात है ये। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सेल वॉल जो है वो है, भले ही आपको एक ही लाइनिंग बाउंड्री दिख रही है यहाँ पर, बट सेल वॉल है। अब क्या होता है कि ये सेल जो है वो अपने साइज को इंक्रीज करता है, और अंदर ही अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करने लगे। न्यूक्लियस है इसका, वो डिवाइड कर रहा है। देखो जब सेल डिवीजन होता है ना, उस टाइम पे वैक्यूल, नॉर्मली भी सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होगा ना, उस टाइम पे वैक्यूल खत्म हो जाते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, अलग से पूरा बड़ा वैक्यूल नहीं दिखता हमको। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक प्रोजेक्शन बना जिसे हम बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस। प्रवर्ध जैसा बन गया, प्रवर्ध, हिंदी में प्रवर्ध। यहां से एक न्यूक्लियस जो है वो कहां पे चला गया, इस प्रोट्यूबरेंस के अंदर चला जाएगा। और नाउ दिस स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, अब ये स्ट्रक्चर जो है उसे बोल देंगे हम बड। ये बन गया है बड, और ये बड अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और एक डॉटर ईस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से होती है बडिंग। बिल्कुल ऐसे ही हाइड्रा में, सपोज ये हाइड्रा है, टेंटिकल्स बनाए इसके, तो हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पे प्रोजेक्शन बनने लग जाता है कुछ इस तरीके से, और ये यहां से डिटैच हो जाएगा
तो न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बडिंग होती है जीवों के अंदर। इंटरनल बडिंग के लिए एग्जांपल ध्यान रखना है, एक इंटरनल बडिंग इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला। और उस इंटरनल बड को, आंतरिक मुकुल जो होता है बच्चों, उसे हम जेम्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स। क्लियर है? तो ये कुछ मेथड हुए किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इनके अलावा यदि मैं एक और भी मेथड की बात करूं तो स्पोर फॉर्मेशन। यस, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में आएंगी। तो यहां पर नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का, जू स्पोर क्या होता है? ऐसा स्पोर जो वाटर में स्विम कर सकता है, इसके पास फ्लैजिला होते हैं। एप्लेनोस्पोर क्या होता है? एप्लेनोस्पोर बताए क्या? नहीं, मतलब बताइए सर। बच्चे ये तोमेश बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये सब टॉपिक तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के हैं। यस बच्चे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के तो हैं, लेकिन अभी जब हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सब पढ़ेंगे ना, तो उसमें रिप्रोडक्शन आएगा, उसमें स्पोर्स के बारे में और किसके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए हमको बेसिक आइडिया इस चैप्टर में लेना पड़ेगा। ये बेसिक चीजें जो है वो हमको एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम। यदि किसी बच्चे ने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है। तो उसको हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं ताकि हमारे माइंड में सारी चीजें आ जाए, और जब हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे तो उस टाइम पे ये चीजें वापस आएंगे ना, तब मैं बोलूंगा देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली थी, सबको पता है ये क्या होता है, इसके अंदर ये मेथड है रिप्रोडक्शन का, है ना। इसलिए यहां पर हम इसको ले रहे हैं एक बार, ताकि हमारे माइंड में चीजें जो है वापस से क्विकली रिवाइज हो जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारे। ठीक है, तो हिंदी में स्पोर जो है बच्चों उसको बोलते हैं बीजाणु। स्पोर जो है उसको बोलते हैं हम बीजाणु। और ये स्पोर जो है, बीजाणु जो है, वो अलग क्यों है? क्योंकि एक विशिष्ट संरचना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर ये बनते हैं। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं स्पोर जो है, बीजाणु जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे जब प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, और उसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे स्पोर्स आएंगे, उनके नाम आएंगे कि क्या होता है, कैसा होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बीजाणु जो है वो चल बीजाणु जू स्पोर होता है। अचल बीजाणु जो मूव नहीं करेगा, जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा, वो एप्लेनोस्पोर होता है। फंजाई में कोनिडिया वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ थिक वॉल्ड स्पोर्स भी होते हैं, मोटी भित्ती वाले, जिनके जो उसे जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसमें बचाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हमने एक बार डिस्कस कर लिया। ठीक है, एप्लेनोस्पोर इज नॉन मूवेबल। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई इतनी बातें? ये तो हमने रिप्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक आया तो क्या होता है उसके साथ साथ में हमने कुछ मेथड जो है वो भी देख लिए, ताकि हमारा एक बेसिक कंसेप्ट बन जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सजीवों का अभिलक्षण क्या है। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो जीव है उनके अंदर जनन होता है, डिफरेंट प्रकार से हो सकता है, और इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये सजीव है कि निर्जीव है। क्यों? क्योंकि निर्जीवों में जनन नहीं होता है। अभी जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी हमने एक सिरे से खारिज कर दिया था कि नॉन लिविंग में जनन नहीं होता है, वो अपनी कॉपी नहीं बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ना कि तुम्हारे पापा ने, सपोज तुमने बोला कि पापा मुझे तो स्कूटी चाहिए, एक बढ़िया सी स्कूटी दिला दो, मुझे पढ़ने के लिए जाना होता है क्लास वगैरह के लिए। तुम्हारे पापा ने स्कूटी दिलाई, एक दिन तुमने लगा रखी थी, और जब तुम बाहर निकले तुमने देखा अरे एक बड़ी स्कूटी के साथ में एक छोटी स्कूटी भी आ गई। या कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ सामान जो है वो हमने अपने बैग के अंदर अपने बुक्स वगैरह रखी, और जब हमने बैग खोला अरे एक बुक के साथ एक फ्री हो गया। नहीं होता है, कभी भी नॉन लिविंग जो है वो जनन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हम जनन को सजीवों का विशिष्ट लक्षण भी बोलते हैं कि नहीं बोले? नहीं बोले। तो रिप्रोडक्शन जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लेना कि रिप्रोडक्शन जीवों का अभिलक्षण तो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन
विशिष्ट लक्षण जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ सजीव ऐसे हैं जिनके अंदर जनन नहीं होता है। जनन जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि सभी सजीवों में जनन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे खच्चर, म्यूल, स्टेराइल, यस, हनीबी, वर्कर हनीबी जो होता है वो, और स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक्सेप्शन हैं, जिनकी वजह से हम रिप्रोडक्शन को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बोलते हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। क्लियर हो गई सब बच्चों को ये बात? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने कल एक बात की थी, वापस से एक बार मैं यहाँ पे, क्योंकि रिप्रोडक्शन से लिंक था, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमने पढ़ा था एक कोशिकीय जीवों के लिए जनन और वृद्धि समावेशित लक्षण है, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सिनोनिमस है? मैं बोलना चाहता हूं कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, या फिर एक कोशिकीय जीवों के लिए वृद्धि और जनन सामान्यतः समानार्थी शब्द हैं। सिनोनिमस का मतलब समानार्थी। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? नहीं, सारे नहीं, मोस्टली। भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग मेथड से ग्रोथ कर रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। जो बाइनरी फिजन वगैरह कर रहे हैं मेनली उनके लिए। तो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, मोस्टली ये सही होगा। अब चलो नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं उपापचय, उपापचय या फिर चयापचय। मेटाबॉलिज्म इज उपापचय या चयापचय। बच्चों, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं हम, इट इज सम टोटल ऑफ all the biochemical reaction, sum total of all the biochemical reactions that occurs in organisms. जीवों में जितने भी जैव अभिक्रियाएं होती हैं उन सबका सम टोटल जो है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में आखिर ऐसा क्या है जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन जो कि लेबोरेटरी में होता है उसमें नहीं है? दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन लेबोरेटरी? बताओ कोई बच्चे, क्या डिफरेंस है मेन बायोकेमिकल रिएक्शन में और केमिकल रिएक्शन में? मेन डिफरेंस बताओ, लिख के बताओ। ऐसा हो तो किस चीज का डिफरेंस होता है दोनों में? सर, आखिर बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करता है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं ही बता रहा हूं तुमको, इसलिए उसको बायोकेमिकल बोल रहे हैं। एंजाइम्स, वेरी गुड, बिल्कुल एकदम तुमने पॉइंट वाली बात करी कि एंजाइम जो है उसका डिफरेंस है। और एंजाइम एक ऐसी चीज है जो हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में वापस से बता रहा हूं, ध्यान से। हिंदी वाले बच्चे जो है ना, मैं लिखता भले यहां पर इंग्लिश में हूं, फिर हिंदी में बोल देता हूं, तो वो नोट कर लें। मैं दोबारा से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार पूछोगे बता दूंगा। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन होगी सजीवों में होने वाली सभी जैव अभिक्रियाओं को, सजीवों में होने वाली सभी जैव अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। सजीवों में होने वाली सभी जैव अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हुआ किसका? एंजाइम का। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है ये किसके द्वारा संपन्न होती है?
कैरीड आउट बाय द Enzymes. एंजाइम्स। आखिर ये एंजाइम इतना खास क्यों है? आखिर ये एंजाइम इतना खास क्यों है कि ये आया तो ही जीव जो है उनके अंदर उपापचय क्रियाएं हो पाई, नहीं होता तो फिर मुश्किल था सोच पाना लाइफ का। रीजन समझो, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये जो बात बता रहा हूं अभी की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होता है कि हमने देखा कि लेबोरेटरी में भी बहुत सारी रिएक्शन होती है, इवन हमारे घर पे भी हम देखते हैं बहुत सारी रिएक्शन है। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक शुगर है, मान लो कोई शुगर है और मैंने तुम्हें बोला उस शुगर को जलाना है, उसको ऑक्सीडेशन करवाना है ताकि वो CO2 और H2O बनाए। शुगर है, Noise किससे आ रहा है? किसी का माइक जो है वो चालू है, उससे हमिंग हो रही है। बच्चे माइक बंद कर लो थोड़ी देर। Sir, voice is not clear. कौन वर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं है क्या सर? Voice, sir, sound is not clear. ओके, साउंड इज नॉट क्लियर। ओके, किसी का माइक जो है वो चालू था, वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। देखो क्या होता है बच्चों, यदि हम बात करें कि शुगर को, ग्लूकोज ले लेते हैं कि ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा, ठीक है ना? हाँ, मान लो ये कोई रिएक्शन है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया, CO2 और H2O बन गया। अब ये रिएक्शन यदि हम बाहर करवा रहे तो क्या होगा बच्चों? हमको बहुत हीट के साथ में जलाना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी से ये जल जाएगा। अब मान लो हमारी बॉडी के अंदर भी हमको करना तो यही है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है। एनर्जी ई लिख दे रहा हूं, देखा हुआ है सबने इस टाइप का रिएक्शन। यदि बॉडी के बाहर ये रिएक्शन करना होगा तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी बहुत ज्यादा हीट की फॉर्म में निकलेगी, जल जाता है, ये जल रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द थिंग व्हेन इट इज बर्निंग। लेकिन यदि यही हमारी बॉडी के अंदर होता है तब हमारे लिए बहुत आसान होता है, हमारी बॉडी तो उसको सही से यूज कर पा रही है, एटीपी बना करके यूज कर पा रही है। यानी कहीं ना कहीं एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है चीजों को कंट्रोल में रखना। कोई दो सब्सटेंस है, मान लो कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है, इनको जोड़ करके कोई सब्सटेंस सी बनाना है, तो क्या होगा? इनको कुछ फ्री एनर्जी चाहिए, ये भी दौड़ के आएगा, ये भी दौड़ के आएगा, दोनों बहुत तेज से दौड़ के आएंगे, दोनों चिपकेंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम बात करते हैं ये लेबोरेटरी में हो रहा हो, तो लेबोरेटरी में क्या होगा? इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इतनी तेजी से टकराएं कि प्रोडक्ट सी बन जाए। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर होगा तो हम इसको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकते। क्यों? गर्म करना पड़ जाएगा। जब इनकी मूवमेंट बढ़ानी है तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ जाएगा, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ जाएगा, तब तो पॉसिबल ही नहीं है, इंसान ही खत्म हो जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसने पे ही काम करवाना है। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए लिविंग के अंदर एक स्पेशल चीज डेवलप हुई, क्या? एंजाइम, जिसका काम था उन्हीं रिएक्शंस को जो लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल से हो रहा है, उन्हीं रिएक्शंस को कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के जैसे एनवायरनमेंट में वैसे टेम्परेचर में बहुत आराम से करवा देना है। एंजाइम क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल बना, मान लो इस मॉलिक्यूल के ऊपर साइट है कि ए भी आराम से, भले वो कितना धीरे धीरे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आके जुड़ जाए, बी भी बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो भी आके जुड़ जाए, और ये एंजाइम इनके बीच में बॉन्ड बना देगा विदाउट गिविंग देम वेरी हाई एनर्जी। तो समझ गए बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि लिविंग को सस्टेन करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, कंपोजिशन चाहिए, और उस कंपोजिशन पे रिएक्शन करवानी है बहुत खतरनाक। वो रिएक्शन यदि बाहर करवाएं तो बहुत मुश्किल से होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा सब। तो उनको कंट्रोल कर मीडियम में करवाने के लिए क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जो किस तरीके से काम करते हैं? एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा होगा यदि, तो उसमें पढ़ा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो बहुत इजीली कम टेम्परेचर पे भी या हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट में भी बहुत तेजी से हो पाए। क्लियर है बात सबको? तो केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी जो कि हैंडल करने में मुश्किल होगा, बट यही जब एंजाइम्स के थ्रू मीडिएट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये एनर्जी हैंडल करने लायक हो जाएगी, जिसे हमारी बॉडी यूज कर सकती है।
क्लियर हो गई बात सबको? केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस जो है वो एंजाइम का है, और एंजाइम का डिफरेंस क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पर पता पड़ गया। अब यदि हम बोले कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो वापचय क्रिया होती है वो कितने टाइप की होती हैं? कितने टाइप की? 2 types. 2 टाइप्स। वेरी गुड, चलो 2 टाइप मान लेता हूँ। मेटाबॉलिक, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। यस, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो 2 टाइप के हो गए, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन एंड एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक को हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे एनाबॉलिक को हिंदी में बोलते हैं उपचय, और कैटाबॉलिक को बोलते हैं अपचय। हिंदी वाले बच्चे टर्म तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान इंग्लिश में रखने की कोशिश करना। हिंदी वाले टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे तो बहुत लगते हैं। देखो मैं तुमको एक क्लियर बात बता देता हूं, मैं खुद जब मैंने प्रिपेयर किया था, मैं हिंदी मीडियम से 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, और हमारे टीचर्स भी जब हमको पढ़ाते थे तो वो दोनों लैंग्वेज यूज करते थे, और मुझे ज्यादा इजी लगता था इंग्लिश में चीजों को समझना, क्योंकि टीचर जब फ्लो में बता रहे होते हैं ना तो इंग्लिश वाले टर्म्स जो है वो इजीली समझ में आते हैं। और क्या होता है कि कई बार ना क्वेश्चन में यही करता है, क्वेश्चन में उपचय लिख करके नहीं देगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार लिख देते हैं एनाबॉलिक, ऐसे लिख देते हैं एनाबॉलिक हिंदी में। ये लो, हिंदी हो गई एनाबॉलिक की। मेटाबॉलिज्म की हिंदी जो है उपचय या चयापचय लिखने के बदले में हिंदी में लिखते हैं मेटाबॉलिज्म, हो गई हिंदी। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, तो इसीलिए इंग्लिश वाले टर्म जो है वो जरूर से फॉलो करना है, स्पेशली हिंदी वाले बच्चे। इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो 2 टाइप की। अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहा हूं, ध्यान देना, मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म अलग अलग चीज है क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म अलग अलग चीज है क्या? यस सर। क्या क्या डिफरेंस? Yes, sir. क्या अलग, क्या डिफरेंस? सर सारे रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। हाँ, सम टोटल जो है वो मेटाबॉलिज्म है। और जब मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो शायद मैं एक रिएक्शन की भी बात कर रहा हूं। यस सर। है ना, यही डिफरेंस है। तो यहां पर जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये 2 टाइप का हो गया, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? एनाबॉलिक या उपचय प्रक्रम जो है बच्चों, वो ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हम क्या देखते हैं, कुछ बन रहा है, कुछ बड़ा बन रहा है। छोटे छोटे सब्सटेंस जो हैं या जो रिएक्टेंट हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं करते हम। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं? नहीं पता है? रिएक्टेंट की जगह पे क्या यूज करोगे? सबस्ट्रेट वर्ड यूज करोगे। यदि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है ना, तो ये ग्लूकोज है, इसको हम रिएक्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट बोलेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर ज्यादा अच्छा क्या रहेगा बोलना, मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं बोलूं कि यहां पर जो क्रिया आधार है, छोटे छोटे से जो क्रिया आधार है, हिंदी में बच्चे रिएक्टेंट, हिंदी में सबस्ट्रेट को क्रिया आधार बोलते हैं, हिंदी में क्रिया आधार। तो क्या होता है, छोटे छोटे क्रिया आधार या सबस्ट्रेट जो है वो जुड़ करके एक बड़ा उत्पाद बनाते, प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही बोलते हैं, है ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन के आगे चाहो तो लिख लो, क्या होता है कि छोटे और सरल क्रिया आधार, स्मॉल एंड सिंपल सबस्ट्रेट, क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जटिल और बड़े उत्पाद। ठीक है, तो सिंपल सबस्ट्रेट जो होते हैं बच्चों, स्मॉल एंड सिंपल सबस्ट्रेट जो होते हैं, वो लार्जर प्रोडक्ट में यदि कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल बताओ, एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल बताओ। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सी प्रोसेस होती है ग्लूकोज बनाने की? प्रोसेस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। Photosynthesis. अच्छा, फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। और भी कुछ? और भी कोई एग्जाम्पल बताना चाहते हो क्या? प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा बताओ? प्रोटीन सिंथेसिस एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? प्रोटीन सिंथेसिस एनाबॉलिक। यस, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो जुड़ करके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी एनाबॉलिक प्रोसेस, समझ गए? हाँ, और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो
कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट्स इन सिंपल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम बोल देते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। एग्जांपल बताओ फिर से। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोसेस के लिए कौन सा टर्म यूज करोगे, रेस्पिरेशन। हाँ यस बच्चे, बिल्कुल सही, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसे ही क्या मैं डाइजेशन के लिए पूछूं कि डाइजेशन कौन सा प्रोसेस होगा, एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? डाइजेशन कैटाबॉलिक। क्योंकि हम देख रहे हैं हम खाते हैं स्टार्च, हमारी बॉडी में वो टूट के बन जाता है पहले ग्लूकोज, वो होगा कैटाबॉलिज्म, और फिर बाद में उसका एनाबॉलिक पाथवे चलेगा तो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ग्लाइकोजन बन जाएगा, डिफरेंट कंपोनेंट बन जाएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक और खास बात देखना कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन एक साथ में चल रही है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमने बाहर से खाया मान लो, या जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंपाउंड्स एंटर हुए, उसे बॉडी अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगी। यानी हमने स्टार्च खाया, स्टार्च कहां से आया, प्लांट से, प्लांट का स्टोर फूड स्टार्च है, वो हमने खाया। लेकिन हमारी बॉडी क्या चाहती है, हमारी बॉडी चाहती है कि उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दे ऐसे फॉर्म में जो हमारी बॉडी के लिए बने हो। हमारी बॉडी तो ग्लाइकोजन को स्टोर करती है, तो क्या करेगा, वो स्टार्च को ब्रेक करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा मॉडिफाई करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जैसी बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है। अब कोई ऐसे प्रोसेस की बात करें जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ में चल रहा हो, कोई ऐसे प्रोसेस की बात करें जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म साथ साथ में चल रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस। यस, नहीं क्या सर, एम्फीबॉलिज्म रेस्पिरेशन के लिए, हाँ अभी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं बच्चे। तो ऐसी प्रोसेस चल रही है साथ साथ में, उससे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस। देखो अभी मैं क्या टर्म यूज कर रहा था, अभी मैंने बोला रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा था, या किसी प्रोसेस को एक रिएक्शन की फॉर्म में देख रहा था, तो फिर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक बताना बहुत आसान हो गया। लेकिन यदि मैं बात करूं इन दोनों के कंबाइंड प्रोसेस की, तो उसे बोलते हैं हम एम्फीबॉलिक। हिंदी वाले बच्चे इसको एम्फीबॉलिक ही बोलेंगे, है ना, हिंदी में भी एम्फीबॉलिक ही बोलेंगे। एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलता हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बोथ एनाबॉलिक यानी एनाबॉलिक प्रक्रम और कैटाबॉलिक प्रक्रम जो है दोनों साथ साथ में चलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्फीबॉलिक। एग्जाम्पल, अभी एक बच्चे ने बताया रेस्पिरेशन जो है वो एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, एक रेस्पिरेशन चैप्टर में क्लियर कर दिया हुआ है रेस्पिरेशन एंड एम्फीबॉलिक प्रोसेस। आखिर क्यों उसको हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोल रहे हैं? देखो बच्चों, अभी तक आपके माइंड में जो रेस्पिरेशन का कंसेप्ट है वो क्या है, अभी तक आपके माइंड में रेस्पिरेशन का कंसेप्ट है कि वो प्रक्रिया जिसके अंदर हमने क्या किया, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उससे तोड़ के ऊर्जा एटीपी बना ली, उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का कंसेप्ट है आपके माइंड में क्या है, यही है कि मैं आपको पूछूंगा कि बताओ रेस्पिरेशन का आपकी बॉडी में क्या पर्पस है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि रेस्पिरेशन से ही तो हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, एटीपी मिल रही है, उससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में यदि मैं बताऊं तो रेस्पिरेशन का सिर्फ वही काम नहीं है, रेस्पिरेशन का दो काम है, एक तो ये जो आपको पता है, और दूसरा कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसके टुकड़े टुकड़े करना, ताकि उन टुकड़ों में से जो जो भी काम के हैं उन्हें यूज किया जा सके अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए। दो चीजें हैं, एक तो एटीपी बना रहा है वो सही है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि उन छोटे छोटे कार्बन की जो लंबी चेन हुई उस चेन को टुकड़ों में तोड़ना, और उन टुकड़ों को बीच में से रिएक्शंस में से प्रोसेस में से पिक करना और लार्ज कंपाउंड बनाने में यूज करना। यदि हमारा सेल ऐसा कर रहा है, यानी बड़े कार्बन को तोड़ करके क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, क्या होगा, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक होगा। यदि हमारी बॉडी ने लॉन्ग कार्बन को, छोटे चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, तो क्या हो गया, कैटाबॉलिक। लेकिन उन्हीं टुकड़ों को वापस से यूज किया जोड़ करके कुछ बड़ा बनाने के लिए, तो क्या हो गया, एनाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें साथ साथ में चल रही हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। कितनी बात समझ में आई? यस सर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे
अब मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आएगा कि बताओ रेस्पिरेशन जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है, नंबर 1 एनाबॉलिक, नंबर 2 कैटाबॉलिक, नंबर 3 एम्फीबॉलिक, तो फिर क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे? एम्फीबॉलिक एम्फीबॉलिक करोगे? यस। ध्यान रखना कि कभी भी ये क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने तो ज्यादा प्रेफरेंस पे किसे रखोगे? एम्फीबॉलिक को रखना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेशन का पर्पस सिर्फ CO2 और H2O बनाना ही नहीं है, बल्कि क्या है, वो हो सकता है CO2 ना बनाए, कुछ कंपाउंड जो है उसमें से CO2 बनाने में काम ना आए, बल्कि कोई दूसरा बड़ा कंपाउंड प्रोटीन बनाने में, लिपिड बनाने में, ये सब बनाने में काम आ जाए। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए रेस्पिरेशन को मोर एक्यूरेटली हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। यदि आपके पास ऑप्शन में दोनों चॉइस हैं, कैटाबॉलिक भी और एम्फीबॉलिक भी है, तो कौन सा चूज करना है? एम्फीबॉलिक करना है। लेकिन यदि ऑप्शन चेंज हो जाए, यही सेम क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी है। पहला ऑप्शन दिया एनाबॉलिक, दूसरा दिया कैटाबॉलिक, तीसरा दिया एंडोथर्मिक और चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर करोगे? कैटाबॉलिक। तब कैटाबॉलिक करोगे। क्यों? अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है एम्फीबॉलिक, तो हमें कैटाबॉलिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे पाएंगे। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। रवि बच्चे तुम क्या बोल रहे हो? कार्बन चेन को दोबारा बताओ। कार्बन चेन वाली बात ये बता रहा हूं बच्चे कि जैसे CO2 ये ग्लूकोज है, ऐसे कार्बन चेन होगा, 6 कार्बन की चेन होगी, सब पे OH ग्रुप होगा और हाइड्रोजन होगा और एक पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ऐसा कुछ कार्बन चेन होगी। अब जब CO2 बनने की बात कर रहे हैं तो CO2 बनने का मतलब तो क्या हुआ? हर कार्बन टूट गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं रेस्पिरेशन का काम सिर्फ यही नहीं है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कई बार कि जैसे सपोज ये बीच में से थोड़ा 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाए, तो हो सकता है कि इनमें से ये 3 कार्बन जो है वो कोई अमीनो एसिड बनाने में काम आ गया। सारा का सारा CO2 में कन्वर्ट ना हो, बल्कि कुछ कार्बन चेन जो है वो कुछ बनाने में भी, यानी एनर्जी भी बन गई कुछ, और कुछ जो है वो बड़े कंपाउंड भी बन गए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एम्फीबॉलिक बोल रहे हैं। नॉर्मली हमारे माइंड में क्या चलता है? हमारे माइंड में चलता है कि रेस्पिरेशन मतलब ये ग्लूकोज को पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती है। हमारी बॉडी जो भी हम खा रहे हैं सबको पूरा CO2 में कन्वर्ट नहीं करती है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो फिर क्या करती है कि कुछ तो इस तरीके से CO2 में कन्वर्ट होता है और कुछ जो है वो कुछ बड़े कंपाउंड बनाने में भी काम आ जाते हैं। समझ गए बच्चे रवि? ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो देख लिया हमने कि मेटाबॉलिज्म। अब बॉडी के अंदर यदि एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो, आंसर करना, बॉडी के अंदर यदि एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा चल रहा है तो हमारी ग्रोथ होगी, साइज बढ़ेगा कि कम होगा? यदि बॉडी के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा चल रही हो तो बॉडी साइज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी हमारी बॉडी के अंदर बन ज्यादा रहा है। यानी एक आदमी जो है वो क्या करता है? बढ़ेगा। आदमी जो है वो खाना बहुत सारा खाता है, बहुत सारा खाना खाता है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता है। एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है? बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की ज्यादा, वो ब्रेक करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? खाना बहुत ज्यादा खा रहा है लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? उसके अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा रहेगी, कैटाबॉलिक कम रहेगी, और उसका साइज बढ़ेगा, उसे ग्रोथ बोल देंगे हम। लेकिन कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है कि खाना कम खा रहा है लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहा है, जिम बहुत जाता है, दिन भर काम बहुत ज्यादा करता है, तो क्या उसका ग्रोथ होगा कि डिग्रोथ होगा? साइज बढ़ेगा कि कम होगा? फिर डिग्रोथ होगा। डिग्रोथ हो जाएगा। उसके लिए टर्म यूज करते हैं डिग्रोथ होगा। यदि बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो जाती है और एनाबॉलिक प्रोसेस जो रिलेटिवली कम हो तो बॉडी साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम बोल देते हैं डिग्रोथ होना, बॉडी साइज का कम हो जाना। मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट क्लियर हो गए सब बच्चों को? मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या होता है, एम्फीबॉलिक क्या होता है, रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, ये सारी बातें एकदम क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होता है या बाहर भी हो सकता है? सिर्फ बॉडी के अंदर होता है कि बाहर भी हो सकता है? बाहर भी हो सकता है। बाहर नेचुरली भी, क्या नेचुरली भी बाहर होता है कि हम ही करवाएंगे तब बाहर होगा? क्या नेचुरली भी बाहर हो सकता है? क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या उपापचय क्रिया जो है वो प्राकृतिक रूप से भी शरीर के बाहर हो सकती है क्या? यस। नो सर। हवेश यस। रवि यस। क्यों ऐसा? क्या कोई एग्जाम्पल बताओगे?
कहीं पे तुमने देखा है मेटाबॉलिक रिएक्शन को बॉडी के बाहर होते हुए? देखा है कभी सेल के बाहर? हाँ बताओ, एग्जाम्पल बताओ, नेचुरली कभी देखा हो तुमने ऐसा? तो देखा है एक ब्रेड, उस ब्रेड के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं या फंजाई ग्रो कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ब्रेड को डाइजेस्ट करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, उस बैक्टीरिया ने ब्रेड के ऊपर एंजाइम सीक्रेट किए और उस एंजाइम ने क्या किया, उस ब्रेड के स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया, बैक्टीरिया ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। होता है ऐसा? तो यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन बॉडी के बाहर, एंजाइम उस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपनी बॉडी से निकाल के बाहर दिए और कुछ रिएक्शन जो है वो बॉडी के बाहर हो गई। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी हो सकती है। आई बात समझ में? सब बच्चे समझ गए इस पॉइंट को? yes, यदि मुझे लेबोरेटरी में काम करना है तो एंजाइम आर्टिफिशियली नहीं बनता है। क्या एंजाइम कभी आर्टिफिशियली बनता है क्या? no. क्या हम एंजाइम को लैब में बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। एंजाइम को हम लैब में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? मुझे लग रहा है तुम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं सर, हम तो आशावादी लोग बैठे हुए बहुत सारे कि नहीं सर हम तो लैब में बनाएंगे एंजाइम, चिंता मत करो। नहीं बना सकते। जिस दिन, देखो मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूं लेकिन अभी तो वही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है, ठीक है। जिस दिन हम लोग एंजाइम को लैब में बनाने लग गए उस दिन भगवान बन जाएंगे हम। जिस दिन एंजाइम को लैब में बनाने लग गए ना उस दिन भगवान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाते हैं। यदि एक साइंटिस्ट एंजाइम बनाने लग जाएगा तो क्या होगा, वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकता है जिसमें अपने आप से रिएक्शंस जो हैं वो चलने लग जाए और वो अपने आप को डिफरेंट प्रोसेस करने में कैपेबल हो जाए, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबल हो जाए। यदि ऐसा कुछ हुआ लेबोरेटरी के अंदर कि एक मान लो एक हमने एक पेट्री डिश लिया है, उसके अंदर ये प्रोसेस चल रही है, हमने कुछ एंजाइम्स बना दिए जो अपने आप से रिएक्शन कर करके कुछ चीजें बना रही हैं, तोड़ रही हैं, ऐसा सब कर रही है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या होगा, हो सकता है वो सोचेंगे कह रहे हमें किसने बनाया, हम ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस कहां से है, क्यों है, हम भगवान बन जाएंगे, हमने बनाया उसे। ठीक है, बट टिल नाउ इतना ज्यादा हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर के बहुत ख्यालों में ना जाएं, तो एंजाइम को लेबोरेटरी में बनाना अभी तक पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंजाइम बनाने की प्रोसेस यदि आप जानते हो, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जानते हैं ना एंजाइम कैसे बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह से। तो यदि एंजाइम बनाने की प्रोसेस आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, तो उन प्रोसेस के लिए फिर से एंजाइम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो वो एंजाइम कहां से आएंगे, फिर वही बात आ जाएगी, पहले मुर्गी हुआ कि अंडा, ठीक है ना। तो इसलिए हम एंजाइम को अभी तक ये मान के चले लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। कुछ बच्चे सोच रहे लेकिन लेबोरेटरी में तो एंजाइम होते हैं, हमने तो पढ़ा है ऐसा बुक्स वगैरह के अंदर की लेबोरेटरी में एंजाइम होते हैं, उससे हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, वो एंजाइम किसी ना किसी जीव की बॉडी में से निकाल के वहां पर प्यूरिफाई करके रखा हुआ है ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाए। लैब में खुद से बिना किसी ऑर्गेनिज्म की हेल्प के वो बनाया हुआ नहीं होता है, वो तो आइसोलेट करके रखा हुआ होता है ताकि एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो ऐसे एंजाइम को हम जीव के अंदर से निकाल करके लेबोरेटरी में कुछ रिएक्शन करवा सकते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि यदि लेबोरेटरी में ऐसा कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो क्या उसे सजीव बोलेंगे कि निर्जीव बोलेंगे, लिविंग कि नॉन लिविंग। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना बच्चे, ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे मिलेगा उसमें कि यदि बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में इन विट्रो किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा था, मैं जवाब देना भूल गया शायद। इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम में, कृत्रिम जो मीडियम होता है उसके अंदर इन विट्रो का मतलब पात्र में, हिंदी में बोलते हैं पात्रे, पात्रे मतलब पात्र के अंदर, किसी पेट्री डिश के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे बोल देते हैं हम इन विट्रो। तो क्वेश्चन वहां पे मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो जो है वो यदि हो रहा है तो उसे लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग बोलेंगे। कविता बच्चे ने आंसर किया है नो लिविंग, नो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। अब बच्चों यहां पर क्या है ना, यहां पर यदि मैं आपको बात करूं, जैसे एग्जांपल लिया भी हमने कि एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर हमने एंजाइम डाल दिया और मैंने पूछा कि बताओ ये जिंदा है कि मुर्दा है, तो सच देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है। जिंदा और मुर्दा की बात किसके लिए कर रहे हो, ब्रेड जो है वो नॉन लिविंग है, एंजाइम जो है वो है तो नॉन लिविंग लेकिन लिविंग से आया हुआ पार्ट, लिविंग का पार्ट है।
तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछना कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उसे लिविंग नॉन लिविंग में क्लासिफाई करना सही नहीं है। यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर क्या है? उसका आंसर है कि द थिंग, द प्रोसेस यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज नीदर लिविंग, दैट इज नीदर नॉन, दैट इज नॉर नॉन लिविंग। तो फिर क्या है? दैट इज जस्ट अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए पूछे कि बताओ वो प्रोसेस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो हम बोलेंगे वो प्रोसेस लिविंग है। डाइजेशन जो है वो किसका प्रोसेस है? लिविंग का है। यदि हम ब्रेड को डाइजेस्ट करवा रहे हैं तो लिविंग जो है वो अपने एंजाइम के थ्रू वो रिएक्शन करवाता है। आई बात समझ में? बट वो ब्रेड जिंदा है या ब्रेड मुर्दा है, ये बोलना गलत होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इफ अ प्रोसेस इज गोइंग ऑन आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, देन इट इज जस्ट अ लिविंग रिएक्शन। इट इज नीदर लिविंग थिंग नॉर अ नॉन लिविंग थिंग। आई बात समझ में? हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि यदि शरीर के बाहर पात्रे कोई मेटाबॉलिक या उपापचय अभिक्रिया चल रही है, तो उस अभिक्रिया को ना तो सजीव बोलेंगे और ना ही निर्जीव बोलेंगे, उसे एक लिविंग रिएक्शन जो है या सजीव प्रक्रम जो है या अभिक्रिया जो है वो बोलेंगे। क्लियर हो गई बात सबको? ये पॉइंट जरूर से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे आप मेंशन कर लेना, लिख लेना ऐसा हो तो अपनी कॉपी के अंदर कि मेटाबॉलिक रिएक्शन in vitro is neither living nor non-living. Neither living nor non-living. Then क्या? It is just a living reaction. It is just a living reaction. उसको लिविंग रिएक्शन बोलना ठीक रहेगा। सजीव अभिक्रिया जो है वो जैविक अभिक्रिया जो है वो बोलना ठीक रहेगा। उसे ना तो लिविंग बोलेंगे और ना ही नॉन लिविंग बोलेंगे। क्लियर हो गई बात सबको? ओह, टाइम भी हो गया। चलो अब एक लास्ट पॉइंट जो है इस मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है उस प्रक्रिया के लिए यदि मैं बात कर रहा हूं तो उसे हम सजीवों का विशिष्ट लक्षण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। जितने भी लिविंग है सबके अंदर एंजाइम होते हैं, सब में एंजाइम अभिक्रिया करवा रहे। नॉन लिविंग में एंजाइम बनते ही नहीं है तो उनमें अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 100% सेटिस्फाई कर रहा है अपने क्राइटेरिया को, तो हम क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म इज डेफिनेटली अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई बात सब बच्चों को? ओके सर। ठीक है। कंसेप्ट बच्चों कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है? हर एक बात जो भी यहाँ पे हम एनसीईआरटी में लिखी हुई है मैं आपको बता रहा हूँ, सब कंसेप्चुअल बातें हैं। सारी चीजें जो है वो हम बहुत समझ के अपने माइंड में पढ़ रहे हैं, अपने को कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। जिस लेवल पे हम पढ़ते हैं ना उस लेवल पे, या कोटा की जो कोचिंग में रियल लेवल की जो पढ़ाई होती है, जो आप लोग फील कर रहे हो आप, तो वो बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है वो कैसा भी आता है, कोई हिला नहीं सकता हमको, है ना? ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लो, आगे आगे भी पढ़ के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड डे सर।
बच्चों नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री है। बच्चों नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री है, इसको एंड कर रहे हैं हम, है ना। केमिस्ट्री में एंटर करना।